वकील ने कहा था कि इस कागज पर अंगूठा लगाते ही ये पुरखों की हवेली आपकी नहीं रहेगी। लेकिन मैंने कांपते हाथों से कलम उठाई और उस कागज पर अपना नाम लिख दिया, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि मेरा अपना खून मुझे किस हद तक धोखा दे सकता है। मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे रवि का चेहरा था, जिसमें जीत की एक कुटिल मुस्कान थी। उसे लगा कि उसकी बूढ़ी माँ अब हार चुकी है, लेकिन वो नहीं जानता था कि यह हार मेरी नहीं बल्कि उसके लालच की शुरुआत थी। बनारस के 80 घाट की सीढ़ियों पर बैठी मैं, सावित्री देवी, 65 साल की उम्र में, आज अपनी ज़िंदगी का सबसे कड़वा सच आपको बताने जा रही हूँ। यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं, हर उस माँ की है जिसे लगता है कि उसका बेटा उसके बुढ़ापे की लाठी बनेगा, लेकिन वो लाठी कब सांप बन जाए पता ही नहीं चलता। मेरा नाम सावित्री है। मेरे पति दीनानाथ जी बनारस के मशहूर रेशम व्यापारी थे। हमारी बनारसी साड़ी की एक दुकान और गोंदौलिया में बनी हमारी 3 मंजिला पुश्तैनी हवेली, बस यही हमारी दुनिया थी। 5 साल पहले जब पति का देहांत हुआ तो लोगों ने कहा, सावित्री, अब तुम अकेली कैसे संभलोगी? सब कुछ बेचकर तीर्थ करो। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपनी कमर कसी और दुकान पर बैठना शुरू किया। मेरे मुनीम जी जो 40 साल से हमारे साथ थे, उन्होंने मेरा साथ दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था। बस एक ही कमी थी, मेरा बेटा रवि। रवि मुंबई में रहता था। उसने वहीं एमबीए किया और वहीं एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर ली। उसने अपनी पसंद की लड़की शिखा से शादी की थी। मैं खुश थी कि मेरा बेटा अपनी ज़िंदगी में सफल है। मैं हर महीने उसे फ़ोन करती, उसका हाल पूछती। वो हमेशा व्यस्त रहता है। माँ, मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। बस यही रटे रटाए शब्द सुनने को मिलते। लेकिन 3 महीने पहले अचानक रवि का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी मिठास थी। माँ, मैं और शिखा बनारस आ रहे हैं, हमेशा के लिए। अब आपकी सेवा करेंगे। वहाँ मुंबई की भाग दौड़ में मन नहीं लगता। अपने घर की मिट्टी की याद आती है। मेरा दिल खुशी से भर गया। मुझे लगा कि शायद भगवान ने मेरी सुन ली। बुढ़ापे में बेटा बहू साथ हो तो और क्या चाहिए। जब वो आए तो मैंने हवेली को दुल्हन की तरह सजाया। शिखा ने मेरे पैर छुए। रवि ने मुझे गले लगाया। पहले 1 महीना तो स्वर्ग जैसा था। शिखा मेरे लिए गर्म खाना बनाती, रवि दुकान का काम समझने की कोशिश करता। लेकिन फिर धीरे धीरे हवा का रुख बदलने लगा। इस बदलाव की शुरुआत बहुत छोटी बातों से हुई। एक दिन मैं अपनी चाबी ढूंढ रही थी। मैं हमेशा चाबी अपने तकिए के नीचे रखती थी, लेकिन उस दिन वो वहाँ नहीं थी। मैं परेशान हो गई। तभी शिखा आई और बोली, माँ जी, आप चाबी अलमारी में ही भूल गई थी। देखिए, यहीं लटकी है। मैं हैरान थी। मैंने खुद वहाँ देखा था, वहाँ चाबी नहीं थी। मैंने सोचा शायद मेरी नज़र कमज़ोर हो गई है। फिर ऐसी घटनाएं बढ़ने लगी। कभी गैस खुली रह जाती, जबकि मुझे याद था कि मैंने बंद की थी। कभी दूध उफन जाता। कभी मेरे कमरे का सामान इधर उधर मिलता। रवि और शिखा मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे। एक रात खाने की मेज पर रवि ने शिखा से धीरे से कहा, लेकिन इतना जोर से कि मैं सुन सकूं, शिखा, माँ की याददाश्त अब साथ नहीं दे रही। उम्र का तकाजा है। हमें इनका खास ख्याल रखना होगा। कहीं अकेले बाहर चली गई और रास्ता भूल गई तो। मुझे अंदर ही अंदर घबराहट होने लगी। क्या मैं सच में पागल हो रही हूँ? क्या मुझे भूलने की बीमारी हो गई है? एक दिन तो हद हो गई। मैं दुकान के हिसाब किताब की डायरी देख रही थी। उसमें से 10,000 रुपये का हिसाब गायब था। मैंने मुनीम जी से पूछा। रवि वहीं बैठा था। उसने तुरंत कहा, माँ, आपने ही तो कल वो पैसे मंगाए थे मंदिर में दान देने के लिए। आप भूल गई? मैं सन्न रह गई। मैंने कोई पैसे नहीं मंगाए थे। लेकिन रवि इतने विश्वास से बोल रहा था कि मुझे खुद पर शक होने लगा। क्या मेरा दिमाग सच में खराब हो गया है? उस रात मैं बहुत रोई। मुझे लगा कि मैं अपने बेटे पर बोझ बन रही हूँ। लेकिन बनारस की हवा में एक सच्चाई होती है जो छुपती नहीं। एक दोपहर जब घर में कोई नहीं था, मुझे रवि के कमरे से कुछ आवाज़ आई। दरवाज़ा थोड़ा खुला था। मैं पानी लेने जा रही थी, लेकिन रवि की बात सुनकर मेरे कदम वहीं जम गए। रवि फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। हाँ मिस्टर खन्ना, काम लगभग हो गया। बुढ़िया अब खुद को पागल समझने लगी है। हम उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे, एक सर्टिफिकेट बनवा लेंगे कि वो मानसिक रूप से सक्षम नहीं है। फिर पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम और हवेली आपकी। 15 करोड़ की डील पक्की समझिए। बस 1-2 हफ्ते और। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा बेटा, मेरा अपना खून मुझे पागल घोषित करके मेरे पति की निशानी इस पुश्तैनी हवेली को बेचना चाहता था। वो गैस खुली छोड़ना, चाबी छुपाना, वो सब एक नाटक था, सिर्फ मुझे मानसिक रूप से तोड़ने के लिए। मेरे सीने में दर्द उठा, लेकिन मैं चिल्लाई नहीं। मैं चुपचाप अपने कमरे में गई। उस दिन मेरे अंदर की ममता मर गई और एक व्यापारी जाग उठी। वो व्यापारी जिसने 30 साल तक बनारसी साड़ियों के ताने बाने को समझा था।
अगर आप भी इस कहानी को सुनकर हैरान हैं और जानना चाहते हैं कि सावित्री देवी ने अकेले कैसे इस साजिश का सामना किया, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक मुझे अपनी कहानी आगे बढ़ाने की हिम्मत देगा। मैंने तय किया कि मैं उन्हें उन्हीं के खेल में हराऊंगी। अगले दिन से मैंने अपना अभिनय शुरू किया। मैं और ज़्यादा भूलने लगी। मैं जानबूझकर चीज़ों को गलत जगह रख देती। रवि और शिखा खुश थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी योजना काम आ कर रही है। रवि मुझे शहर के एक बड़े मनोचिकित्सक के पास ले गया। मुझे पता था कि डॉक्टर भी मिला हुआ है। डॉक्टर ने मुझसे कुछ सवाल पूछे और फिर रवि से कहा, मिस्टर रवि, आपकी माता जी को डिमेंशिया के शुरुआती लक्षण है। इन्हें अब कोई भी बड़ा फैसला लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मैं रिपोर्ट बना दूंगा। घर आकर रवि ने बड़े प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, माँ, डॉक्टर ने कहा है कि आपको आराम की ज़रूरत है। यह दुकान, यह हवेली, यह सब तनाव आपको बीमार कर रहा है। क्यों ना हम यह सब बेच दें, एक अच्छी सी छोटी जगह ले लेंगे और बाकी पैसों से आपका इलाज कराएंगे। मैंने अपनी आंखों में आंसू लाते हुए कंपनी कांपती हुई आवाज़ में कहा, बेटा, तू जो ठीक समझे कर। मुझे अब कुछ याद नहीं रहता। बस मेरे रहने का इंतजाम कर देना। शिखा अपनी हंसी छुपा नहीं पा रही थी। उन्होंने तुरंत वकील को बुलाया। हवेली के कागज़ तैयार कराए गए। डील पक्की हो गई। जिस होटल ग्रुप को हवेली बेचना चाहते थे उसके मालिक भी आने वाले थे। तारीख तय हुई, आने वाला रविवार। लेकिन रवि को यह नहीं पता था कि जिस रात मैंने उनकी बात सुनी थी उसी रात मैं चुपके से पिछले दरवाजे से बाहर निकली थी। मैं अपने पुराने वफादार मुनीम जी के घर गई थी। मुनीम जी ने मुझे मेरे पति के पुराने दोस्त और शहर के सबसे माने हुए वकील त्रिवेदी जी से मिलवाया था। हमने मिलकर एक ऐसा जाल बुना था जिसमें रवि का फंसना तय था। रविवार की सुबह आई। घर में उत्सव जैसा माहौल था। रवि और शिखा बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे। होटल वाले आ चुके थे। टेबल पर कागजात रखे थे। रवि ने मेरी तरफ कलम बढ़ाई। माँ, बस यहाँ दस्तखत कर दीजिए, फिर आप सारी चिंताओं से मुक्त, रवि ने कहा। मैंने कलम उठाई। मेरे हाथ सच में कांप रहे थे, डर से नहीं, गुस्से से। मैंने दस्तखत कर दिए। रवि ने झपट्टा मारकर कागज उठाया और होटल के मालिक मिस्टर खन्ना को दिया। लीजिए खन्ना जी, हवेली आपकी हुई, अब लाइए मेरा चेक। मिस्टर खन्ना ने कागजात देखे, मुस्कुराए और चेक रवि की तरफ बढ़ाया। रवि की आंखों में चमक थी। शिखा तो खुशी से झूम रही थी। तभी घर का मुख्य दरवाजा खुला और मुनीम जी के साथ वकील त्रिवेदी जी अंदर आए। उनके साथ पुलिस भी थी। रवि घबरा गया। यह सब क्या है? पुलिस क्यों आई है? मैं अपनी कुर्सी से उठी। मेरी कमर सीधी थी, हाथ स्थिर थे और आवाज़ में वो खनक थी जो दुकान पर मोल भाव करते वक्त होती थी। रवि बेटा, यह पुलिस इसलिए आई है क्योंकि जिस हवेली को तूने अभी बेचा है वो असल में अब मेरी है ही नहीं, मैंने शांत स्वर में कहा। कमरे में सन्नाटा छा गया। रवि चिल्लाया, क्या बकवास कर रहे हो माँ? अभी तो आपने दस्तखत किए हैं। वकील त्रिवेदी जी आ गया है। उन्होंने एक दूसरा फाइल मेज पर रखी। मिस्टर रवि, आपकी माताजी ने आज से ठीक 4 दिन पहले अपनी पूरी संपत्ति, यह हवेली और दुकान एक सावित्री दीनानाथ चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम कर दी है। यह ट्रस्ट बनारस के गरीब बुनकरों की मदद के लिए बनाया गया है। सावित्री जी अब इस हवेली की मालकिन नहीं बल्कि केवल ट्रस्टी हैं और ट्रस्ट के नियमों के अनुसार इस संपत्ति को बेचा नहीं जा सकता। रवि का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। यह झूठ है। यह बुढ़िया पागल है। डॉक्टर की रिपोर्ट है मेरे पास। मैंने अपनी साड़ी के पल्लू से एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर निकाला। यह मुनीम जी ने मुझे दिया था। मैंने बटन दबाया। कमरे में रवि की आवाज़ गूंज उठी। बुढ़िया अब खुद को पागल समझने लगी है। डॉक्टर से सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। 15 करोड़ की डील पक्की। होटल के मालिक मिस्टर खन्ना ने जब यह सुना तो वो गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने अपने कागज फाड़ दिए। रवि, तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की, एक ऐसी प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश की जो ट्रस्ट की है। मैं तुम्हारे खिलाफ धोखाधड़ी का केस करूंगा। शिखा रोने लगी। रवि पसीने से तरबतर था। वो मेरी तरफ लपका। माँ, ये आप क्या कर रही हैं? मैंने तो बस आपकी भलाई के लिए। बस, मैंने जोर से कहा। भलाई? गैस के लिए छोड़ना भलाई थी। चाबियां छुपाना भलाई थी। अपनी माँ को पागल साबित करना भलाई थी। रवि, मैं अनपढ़ हो सकती हूँ पर बेवकूफ़ नहीं। मैंने तुझे जन्म दिया है, तुझे पाला है। तेरी रगों में जो खून दौड़ रहा है उसकी तासीर मैं पहचानती हूँ। मैंने पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ देखा। इंस्पेक्टर ने कहा, मैडम, आप चाहें तो हम इन दोनों को अभी गिरफ्तार कर सकते हैं। बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार और धोखाधड़ी का मामला बनता है। रवि मेरे पैरों में गिर पड़ा। माँ, मुझे जेल मत भेजो। मुझसे गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे माफ़ कर दो माँ। मेरा दिल एक पल के लिए पसीजा।
आखिर वो मेरा बेटा था। लेकिन फिर मुझे याद आया कि कैसे वो मुझे आश्रम भेजने की योजना बना रहा था। अगर आप भी मानते हैं कि माँ का दिल बड़ा होता है लेकिन सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं, तो कमेंट में जय माँ जरूर लिखें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अभी एक फैसला बाकी है। मैंने गहरी सांस ली और कहा, रवि, मैं तुझे जेल नहीं भेज रही, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि दुनिया कहे कि एक माँ ने अपने बेटे को जेल भिजवाया। लेकिन मैंने कमरे को चारों तरफ देखा, यह हवेली जहाँ रवि का बचपन बीता था। लेकिन अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। यह ट्रस्ट की संपत्ति है। यहाँ सिर्फ वो लोग रहेंगे जो सेवा भाव रखते हैं, व्यापारी नहीं। तुम्हें और शिखा को आज और अभी यह घर छोड़ना होगा। माँ, हम कहाँ जाएंगे? शिखा ने रोते हुए पूछा। वहीं जाओ जहाँ से आए थे। अपने पैरों पर खड़े हो, मेहनत की कमाई का स्वाद चखो। जिस दिन तुम्हें रिश्तों की असली कीमत समझ आ जाएगी, उस दिन शायद मैं तुम्हें इस घर की देहरी पार करने दूं। लेकिन आज नहीं। आज मेरी कमाई, मेरे पति की निशानी, मेरे बुनकर भाइयों के काम आएगी, किसी लालची बेटे की ऐसो आराम के लिए नहीं। रवि और शिखा को उसी वक्त अपना सामान लेकर जाना पड़ा। जब वो जा रहे थे, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुनीम जी ने पूछा, मालकिन आपको दुख नहीं हो रहा? मैंने गंगा की तरफ खिड़की खोली। शाम की आरती शुरू हो रही थी, घंटियों की आवाज आ रही थी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, मुनीम जी, दुख तब होता जब मैं हार मान लेती। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपने पति की विरासत को बचा लिया। बेटा गया तो क्या हुआ, मेरे पास मेरा स्वाभिमान है, मेरा बनारस है और मेरे हजारों बुनकर बेटे हैं। उस दिन के बाद से हमारी हवेली एक आश्रम और प्रशिक्षण केंद्र बन गई। आज मैं अभी दुकान पर बैठती हूँ। रवि का कभी कभी फ़ोन आता है, माफ़ी मांगता है, सुना है मुंबई में छोटी नौकरी कर रहा है। मैं उससे बात करती हूँ लेकिन पैसे नहीं भेजती। उसे आदमी बनना है तो आग में तप कर ही बनेगा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि बुढ़ापा कमजोरी नहीं है। अगर आपके पास अनुभव है, हिम्मत है, तो आप किसी भी षड्यंत्र को हरा सकते हैं। अपनी संपत्ति, अपने अधिकार जीते जी किसी के नाम मत कीजिए, चाहे वो आपकी अपनी औलाद ही क्यों ना हो। प्यार दीजिए लेकिन अपनी डोर अपने हाथ में रखिए। अगर आपको सावित्री देवी का यह साहस पसंद आया तो कृपया इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, ताकि ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि कोई और माँ इस तरह के धोखे का शिकार ना हो। आप किस शहर से यह वीडियो देख रहे हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।